सो हे गाइस, वेलकम टू चैनल, वेलकम टू फुटबॉल मल्टीवर्स, द हब ऑफ रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर इतना बात किया नहीं जाता ऑब्वियसली, एंड लेकिन हम लोग थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे यंग मैड्रिड फैंस को। अगर आप पुराने मैड्रिड फैंस हो ऑब्वियसली आपको पता है, एंड जितने सारे फुटबॉल फैंस भी हो, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखो, एक चीज़ है मैड्रिड के ऊपर, एक अफवाह है या फिर मिथ है कि मैड्रिड भैया बहुत पैसा खर्चा करती है, बहुत सुपरस्टार खर्चा करते, सुपरस्टार खरीदते 100 200 500 1000 मिलियन से हम लोग सुपरस्टार खरीदते और मैड्रिड ट्रॉफी जीतता है। एंड यही है मैड्रिड का सच। अगर पैसा नहीं हो तो मैड्रिड के पास कुछ भी नहीं है, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। बहुत सारे राइवल्स फैन या फिर बहुत सारे फैन सोचते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे एंड थोड़ा डिटेलिंग में डिस्कशन करेंगे कि मैड्रिड का जो पिछले 15-20 साल या फिर 21st सेंचुरी में जो डोमिनेशन हुआ है। देखो, 21st सेंचुरी में सबसे सक्सेसफुल क्लब मैड्रिड है। ओवरऑल भी आप ट्रॉफी पकड़ते तो ऑब्वियसली आसपास कोई नहीं है, लेकिन अब 21st सेंचुरी जब ये कैपिटलिज्म आया, पैसा आया, उसके बाद भी अगर बोलते तो रियल मैड्रिड इज द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सिर्फ क्या पैसा है, बात करेंगे, या फिर और भी क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, पहला चीज ये है कि 21st सेंचुरी जब से पैसा आया है मार्केट में, कैपिटलिज्म आया है, तब से अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है, पहले नंबर पे चेल्सी फुटबॉल क्लब, दैट इज 2.16 बिलियन, राइट। उसके सेकंड पोजीशन में रियल मैड्रिड ऑब्वियसली 2.14 बिलियन। थर्ड पोजीशन में बार्सिलोना 2.06 बिलियन। हम लोग ना बार्सिलोना से नीचे थे, थर्ड पोजीशन में थे। ये पिछले समर विंडो में खर्चा वर्चा करके हम लोग ऊपर गए। बार्सा का ये समर के बाद या फिर अगले समर के बाद बार्सिलोना सेकंड पोजीशन में आ जाएगा। चलो, थर्ड पोजीशन में बार्सिलोना है। फोर्थ पोजीशन में मैनचेस्टर सिटी है 2.05, बहुत कम डिफरेंस, 2.05 बिलियन। एंड फिफ्थ पोजीशन में यूवेंटस है 1.90 बिलियन। तो कहना कि हम लोग बहुत पैसा नहीं खर्चा करते मेरे भाई। बार्सिलोना बताओ, यूवेंटस बताओ, इस लेवल का हम लोग पैसा खर्च करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों के ऊपर एक अफवाह है, मैड्रिड के ऊपर एक अफवाह है कि मैड्रिड का एकेडमी बहुत फुद्दू है, ला फैब्रिका तो थू है, ला मासिया बहुत आगे। देखो, ला मासिया इज द बेस्ट एकेडमी इन द वर्ल्ड, ये मैं भी मानता हूं, इसके ऊपर कोई दोहरा ही नहीं है। फालतू में मैं मैड्रिड फैन हूं इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, नहीं, मैं इतना हिपोक्रेट नहीं हूं। लेकिन मेरे भाई, हम लोग भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस के एस्पेक्ट से देखें तो ला फैब्रिका ला मासिया से ज्यादा अच्छा है। कैसे? अगर मैं बताऊं, ला मासिया पिछले 11 साल में प्लेयर बेच के 113 मिलियन जनरेट किया है, और टोटल इंडस्ट्री में या फिर टोटल हिस्ट्री में 300 प्लस, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी बोला अराउंड 300 प्लस, तो 300 पकड़ लेते, 300 मिलियन कमाया है ला मासिया ने। अगर ला फैब्रिका की बात करें, पिछले 10 साल में रियल मैड्रिड अपने एकेडमी के प्लेयर को बेच के 364 मिलियन इनकम किया है, जहां पे ला मासिया क्या है पिछले 11 साल में 113। और टोटल मैड्रिड पिछले 20 साल में, 21st सेंचुरी का बताया, पहले तो उतना पैसा नहीं मिलता था, पिछले 20 साल का बताया 445 मिलियन हम लोगों ने प्लेयर बेच के कमाया है। तो बार्सा ने कमाया है 300 मिलियन के आसपास और हम लोगों ने कमाया 445। तो कहने कि आप पैसों के हिसाब से देखो या फिर बिजनेस के हिसाब से देखो, हम लोग भैया ला मासिया से अच्छा किए। लेकिन ऑब्वियसली टैलेंट बताओ या फिर प्लेयर प्रोड्यूस करना बताओ, वहां पे ला मासिया हमसे आगे, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा फुद्दू या फिर बहुत ज्यादा खराब तो मेरे भाई नहीं है। अब उसके बाद जो चीज आता है दैट इज ट्रांसफर मार्केट में। देखो, ट्रांसफर मार्केट में क्या हम लोग हर टाइम 150 200 300 मिलियन का प्लेयर साइन करते? द आंसर इज नहीं मेरे भाई। पहला पॉइंट है कि विनीशियस जूनियर को हम लोग कितने पैसों में लेके आए थे, 35-40 अराउंड, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 35-40। रॉड्रिगो को 30-35, आर्दा गुलर को कितना 17 मिलियन, फेडे वेलवर्डे को सिर्फ 5 मिलियन, कैमाविंगा को सिर्फ 35 मिलियन, जूड बिलिंगम को हम लोगों ने 100 मिलियन के आसपास, एंड चुआमेनी को हम लोगों ने 100 मिलियन के आसपास खरीदा था। उसके बाद हम लोगों ने फ्रैंको मस्तानी को खरीदा है 45 मिलियन में। तो ये सारे जो डील्स है, ये सारे डील्स मैड्रिड इतना रेगुलरली क्रैक कैसे कर रहा है? क्वेश्चन क्या है कि मैड्रिड छोटे छोटे प्लेयर को टारगेट करता है, उन लोगों को मैड्रिड साइन करता है और कहने कि यहां पे पॉलिश करके हम लोग बड़ा प्लेयर बनाते हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि रियल मैड्रिड ऐसा कर रहा है, पिछले 15 सालों से कर रहा है आराम से, लेकिन ये कर कैसे रहा है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये छोटे छोटे प्लेयर को कैसे हम लोग टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक और भी मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। विनीशियस का जब ट्रांसफर का र्यूमर आया था, विनीशियस ऑलमोस्ट साइन किस क्लब से हो गया था? जी हाँ, बार्सिलोना। अगर रॉड्रिगो की बात बोले, बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड था, लिवरपूल भी ऑलमोस्ट साइन वाइन का चक्कर हो गया था, लेकिन वहां से रियल मैड्रिड चला आया। आर्दा गुलर किसके साथ लिंक था?
मोटा मोटी करके 20-25 दिन आर्दा गुलर का लिंक आ रहा था बार्सिलोना से, और ऑलमोस्ट बार्सिलोना साइंड आर्दा गुलर, लेकिन वहां से हम लोग मतलब उनके मुंह से छीन के लेके चले आए। उसके बाद और भी अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, फेडे वेलवर्डे आर्सेनल के साथ ऑलमोस्ट डील डन हो गया था 5 मिलियन से। 5 मिलियन का जो रिलीज क्लॉज है आर्सेनल ने ऑलमोस्ट पे कर दिया था, लेकिन फटाफट करके क्या हुआ पता नहीं, जादू हुआ, फेडे वेलवर्डे रियल मैड्रिड का खिलाड़ी हो गया। उसके बाद कैमाविंगा के ऊपर कितने सारे लोग इंटरेस्ट थे, पीएसजी इंटरेस्ट था, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड मैनचेस्टर यूनाइटेड था, लेकिन फाइनली वो रियल मैड्रिड का खिलाड़ी हो गया। उसके बाद बताओ जूड बेलिंगम का तो मेरे भाई 100 मिलियन का जो क्लॉज था, 100 मिलियन तो लिवरपूल ऑलमोस्ट पे कर दिए थे, लिवरपूल का ही खिलाड़ी होता, लेकिन 2-3-4 दिन के अंदर क्या हो गया, मैड्रिड में आ गया। चुआमिनी प्रीमियर लीग जाता है, एंड्रिक भी बार्सिलोना या फिर अदर लीग आ सकता था, लेकिन सडनली 2-3 दिन के अंदर क्या हो जाता है कि ये सारे लोग रियल मैड्रिड के लिए साइन किए। अब सारे अगर ट्रांसफर का एक एक करके पिक करो, उनके प्रायोरिटी लिस्ट में या फिर ट्रांसफर के रेस में दूसरे क्लब आगे थे, लेकिन सडनली रियल मैड्रिड दूसरे क्लब को बीट करके ये सारे लोगों को साइन कर चुके हैं रियल मैड्रिड में। और फाइनल टाइम हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, फ्रैंको मस्तांतोनो भैया पीएसजी के साथ ऑलमोस्ट डील साइन कर चुके थे। 1 जून को ये बातचीत हुआ था कि फ्रैंको मस्तांतोनो भैया पीएसजी चले जाएंगे, लेकिन 3 या फिर 4 जून पे क्या ऐसा हुआ कि 4 जून पे या फिर 5 जून में हेरिगो आ गया। उसके बाद भैया अभी फ्रैंको मस्तांतोनो रियल मैड्रिड का खिलाड़ी है, आफ्टर द क्लब वर्ल्ड कप रियल मैड्रिड का कैंपेन ज्वाइन करेगा। तो ये जो चीज है इसका राज क्या है, तो हम लोग इसका क्रेडिट देते हैं बहुत बार पापा को, ऑब्वियसली हमारे पापा, आपके पापा, दुनिया के पापा, पापा पेरेस को। फ्लोरेंटिनो पेरेस का मार्केट में या दबदबा है, हम लोग कहीं ना कहीं क्रेडिट देते हैं बड़े बड़े मैनेजर जितने सारे थे, कार्लो अंचेलोत्ती बताओ, जोसे मोरिन्यो बताओ, उसके बाद जावी अलोंसो बताओ। बहुत सारे लोग बोले जावी अलोंसो के साथ भी बातचीत हुआ फ्रैंको का, इसलिए कहने की मोटिवेट हुआ। ये सब कुछ तो ठीक है मेरे भाई, क्लब के जो प्रेसिडेंट थे, क्लब के जो मैनेजर है या फिर थे, सारे लोगों को हम लोग क्रेडिट देते हैं, लेकिन एक बंदे का नाम या फिर एक बंदे को जो क्रेडिट देना चाहिए हम लोग या फिर बातचीत करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग उतना बात नहीं करते। उसके ऊपर हम लोग आज 6 से 7 मिनट डिस्कशन करेंगे, और कैसे ये बंदा काम करता है बिहाइंड द स्टोरी, बिहाइंड द सीन, या फिर अंधकार में। ही इज अ डार्क नाइट, ही इज अ बैटमैन ऑफ रियल मैड्रिड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यस, उनका नाम है जूनी कैलाफत। जितने सारे पुराने मैड्रिडिस्ता हो आप जानते हो उसका नाम एंड इसका काम, बंदा क्या करता है रियल मैड्रिड में। अगर आप न्यू फुटबॉल फैंस हो तो आपको ये नाम जानना चाहिए फुटबॉल मार्केट में, जिसका नाम है जूनी कैलाफत, एंड उसका पूरा नाम है जोसे एंटोनियो कैलाफत दे डिसूजा। बंदा ब्राजीलियन है, डिसूजा विसूजा आप जानते हो ब्राजीलियन होता है, और बंदा 1972 में बॉर्न है। और उसके बाद बंदे ने मीडिया में भी काम किया एंड साउथ अमेरिका में स्काउटिंग डिपार्टमेंट देखता था, फिर छोटे छोटे स्काउट्स करता था। बंदा कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके छोटे छोटे प्लेयर को स्काउट करता था। उसके बाद बंदा 2013 में आया रियल मैड्रिड में, किस तरीके से, एज अ साउथ अमेरिकन स्काउटर। साउथ अमेरिका से मेरे को छोटे छोटे प्लेयर लेकर रियल मैड्रिड में भर्ती करवाना है, उसका काम था। लेकिन धीरे धीरे 3-4 साल के अंदर, मतलब 2017 में बंदा सिर्फ साउथ अमेरिकन स्काउट से रियल मैड्रिड में चीफ इंटरनेशनल स्काउट का उसको टैग दिया गया, या फिर उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। मतलब 3-4 साल के अंदर रियल मैड्रिड में आके बंदे ने तबाही मचा दिया था। देखो 2022 में बंदे को स्काउट ऑफ द ईयर ग्लोबल सॉकर का अवार्ड भी दिया गया। तो पिछले 10-12 साल में बंदा तबाही मचा रहा है ट्रांसफर मार्केट में। इससे पहले बंदा नाइक के साथ टैलेंट कंसल्टेंट के काम करता था। कहना कि नाइक क्या करता है, छोटे छोटे प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन कर लेता है, क्योंकि वो छोटा प्लेयर जब बड़ा बनेगा उसके पास एजेंट वगैरह आएगा, लॉयर वगैरह आएगा, तो कहने कि उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो छोटे छोटे प्लेयर को स्काउट करते थे या फिर टैलेंट को कंसल्ट करते थे जूनी कैलाफत नाइक के अंडर में, और वो छोटे छोटे प्लेयर के साथ नाइक पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता था कि बाद में ज्यादा पैसा ना देना पड़े। तो इस तरीके से करियर डेवलप हुआ है जूनी कैलाफत का। अब ये बंदा करता क्या है और कैसे करता है, देखो जूनी कैलाफत कम से कम उसको 5-6 लैंग्वेजेस आता है, ये सारे लैंग्वेज में बंदा पूरा मास्टर है। तो कहने कि देखो किसी प्लेयर को अगर आप कन्विंस करना चाहते हो या फिर आप उसको ये फील करवाना चाहते हो मैं आपका ही एक बंदा हूं, मैं आप ही के जैसा हूं, तो कहने कि आपको वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए। कहने कि देखो इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट द मार्केटिंग। अगर आप खुद को अच्छी तरीके से बेच नहीं पाओगे, अगर लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, तो आपका प्रोडक्ट कहने की लोग नहीं खरीदेगा। एक चीज बोला जाता है मार्केटिंग में कि भाई इफ यू कांट सेल योरसेल्फ यू कांट सेल एनीथिंग। बंदा अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से सेल कर पाता है एंड लोगों को कन्विंस कर पाता है। इसलिए आप अगर किसी को कन्विंस करना चाहते हो या फिर आप उसको ट्रस्ट गेन करना चाहते हो, तो आपको उसका लैंग्वेज आना चाहिए। और बंदा 5-6 लैंग्वेज में मास्टर है, तो किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी जगह पे जाके बंदे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से बंदा कनेक्ट कर पाता है दूसरे लोगों से। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है मेरे भाई, क्योंकि 2009 के बाद बंदा साउथ अमेरिका के जो छोटे छोटे स्काउटर्स है उससे एक बहुत बड़ा नेटवर्क या फिर बहुत बड़ा टीम उसके अंडर में है। तो छोटे छोटे कॉलेज बताओ, एरिया बताओ, क्लब बताओ, साउथ अमेरिका में बंदे का
पकड़ बहुत खतरनाक तरीके से। तो भैया साउथ अमेरिका में स्काउट करने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अब धीरे धीरे यूरोप में भी बंदा अपना कंट्रोल बनाते हुए, लेकिन साउथ अमेरिका का बंदा बादशाह है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है मेरे भाई, हिट द फैमिली। बंदा डायरेक्ट फैमिली के साथ बात करता है। अब अगर फेडे वेलवर्दे का साइनिंग देखो, बंदे ने उसके एजेंट के साथ, उसके फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाके बंदे ने खाना खाया था और वहां पे डील खत्म कर दिया था। अब फ्रैंको की बात बताओ, देखो और एक चीज है, बहुत सारे लोग ना ऊपर ऊपर करके फोन करते, वो बंदा फोन नहीं करता, वो बंदा डायरेक्ट चला जाता है उसके होम टाउन में, उसके घर में चला जाता है, घर में जाकर नॉक करता है, भैया खोलो तुम्हारे बेटे को हम लोग लेने आए हैं। तो कहने की हर एक बार रॉड्रिगो बताओ, विनीशियस बताओ, इस फ्रैंको के टाइम में बताओ, फेडे वेलवर्दे बताओ, झूठ के बारे में बताओ, हर टाइम बंदा उनके शहर पे चला जाता है, बंदा उनकी फैमिली के साथ मीट करता है, डिनर करता है, बातचीत करता है और अपने आप को बहुत बड़े तरीके से उनके साथ कनेक्ट करता है और अपने प्रोजेक्ट को, मतलब रियल मैड्रिड का जो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े तरीके से सेल करता है। अब ये सेलिंग जो पावर है, देखो मैड्रिड कहने की ना एक चीज है, जूनी खलीफत का एक करिश्मा या फिर एक प्लान है, वो रियल मैड्रिड को एज अ क्लब सेल नहीं करता है, फैमिली सेल करता है। बंदा क्या बोलता है कि भाई रियल मैड्रिड आपके बेटे को एक अच्छा स्पोर्ट्समैन तो बनाएगा, हमारे एकेडमी में आपके बेटे को पढ़ाई लिखा भी जाएगा, मतलब एजुकेशन बताओ या फिर लैंग्वेज बताओ, मतलब मोटा मोटी करके देखो 17, 18, 19 साल के लड़के को आपको पढ़ाई लिखा भी करना पड़ेगा, उनका कैरेक्टरिस्टिक भी बिल्डअप करना पड़ेगा, उनको लैंग्वेज भी सिखाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज है रियल मैड्रिड में आपको या फिर आपके बेटे को मिलेगा। ये जो सेल करना है, ये जो रियल मैड्रिड का प्रोजेक्ट सेल करना है, ये जूनी खलीफत को बहुत तगड़ा तरीके से आता है। मल्टीपल लैंग्वेज, फैमिली के साथ रिलेशन एंड रियल मैड्रिड को बहुत बड़े तरीके से एक प्रोजेक्ट वाइज बंदा सेल करता है। और इसलिए बंदा हर टाइम किसी भी अगर टाउन में जाता है, फिर किसी भी क्लब के अंडर जाता है और यंग प्लेयर से बात करता है, तो उसका फैमिली बहुत ज्यादा कन्विंस फील करता है, सिक्योर फील करता है, सेफ फील करता है कि भैया हमारा लड़का इस क्लब के अंडर, इस बंदे के अंडर ठीक ठाक ही रहेगा, उसका फ्यूचर तो सेटल हो ही जाएगा। चौथा पॉइंट, धंधा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको धंधा करना नहीं आता, बिजनेस करना नहीं आता, तो कहने की आपको फ्यूचर में आपका प्रॉब्लम हो ही जाएगा। और बिजनेस करने में कहने की आपको ना रिलेशन ठीक रखना पड़ता है, और रिलेशन ठीक रखने के लिए ना पैसों का लेन देन का कोई झोल बंदा नहीं करता। किसी भी क्लब से आप नहीं देखोगे, जितने सारे हम लोगों ने ये साइनिंग किया है, कहीं पर भी हम लोग क्लब के साथ या फिर उनके प्रेसिडेंट के साथ ताक झोंक नहीं करते कि भाई 50 मिलियन नहीं, 40 मिलियन में दे दो ना, 35 मिलियन में दे दो ना, नहीं। हम लोग भैया रिलीज क्लॉज पे करते और भैया बोलते थैंक यू। क्यों? क्योंकि भैया हमको तो फिर से आना है यहाँ पर 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो हमको फिर से आना है टैलेंट हंट करने के लिए या फिर यंगस्टर को साइन करने के लिए हमको फिर से आना है। जो आर्दा गुलर का साइनिंग कॉस्ट था 17 मिलियन, हम लोगों ने दिया। कैमाविंगा का 35 मिलियन हम लोगों ने दिया। फेडे वेलवर्दे का 5 मिलियन हम लोगों ने दिया। फ्रैंको मस्तानो का 45 मिलियन हम लोगों ने दिया। तो भैया ज्यादा झोल नहीं करते। 4-5 रुपए के लिए, कहने के आप 4-5 रुपए बचाने के लिए ना आप फ्यूचर आपका खराब नहीं कर सकते। ये जो बिजनेस आइडिया है या फिर ये जो बिजनेस का क्लैरिटी है, ये जूनी खलीफत बहुत तगड़ा तरीके से जानते, और वो किसी भी क्लब के साथ पैसों के मामले में रिलेशन खराब नहीं करते। देखो भैया 2-3 मिलियन बचा के क्या कर लोगे, दैट्स द अल्टीमेट पॉइंट। ये बहुत सारे बिजनेसमैन समझते नहीं है। ये 2-3 मिलियन तो उस क्लब के स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा रकम तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्लब ये 2-3 मिलियन के चक्कर में अपना रिलेशन मार्केट में खराब कर देता है। और फ्यूचर में आप जब बिजनेस करने जाओगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम गारंटी होगा। लेकिन जूनी खलीफत ये भैया नहीं करते। जो रिलीज क्लॉज है चुपचाप देते हैं, हैंडशेक करते और प्लेयर को खींच के लेके चले आते रियल मैड्रिड। फिफ्थ पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज, मैंने बताया, ही इज अ डार्क नाइट, ही इज अ बैटमैन। बंदा अंधेरे में रहता है। देखो जूनी खलीफत को बहुत सारे लोग जानते नहीं है। मैंने बताया इतना कुछ किए बंदे ने, 8, 9, 10, 12 साइनिंग। सिर्फ साइनिंग नहीं मेरे भाई, डील कहने के कोलैप्स हो जाता है, वो बंदा डायरेक्टली वहां पे जाता है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी होता है। जो सारे खिलाड़ी मैड्रिड में हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में भी कहने के जूनी खलीफत का बातचीत या फिर प्रभाव रहता है। लेकिन अभी भी बंदा पिछले 12, 13, 14 सालों से इतना मार्केट में धूम मचा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है रियल मैड्रिड के लिए। बंदा वन ऑफ द आइकॉनिक एक कैरेक्टर है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका नाम जानते नहीं। क्यों? क्योंकि ये बंदा कभी सामने नहीं आता। ये बंदा पीछे रह के चुपचाप अपना काम कर रहा है। बंदा साइलेंट क्लियर है। तो कहने की वो बंदा कहां पे है, क्या कर रहा है, ये प्रोमोट ज्यादा नहीं होता, चुपचाप काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर किसी क्लब को पता चल जाता है कि जूनी खलीफत भैया इस टाउन में आए हैं, तब कहने की सारे लोग मान लेते हमारा जो प्लेयर है, जो मैड्रिड के साथ लिंक है, वो तो भैया हमारे हाथ से गया, क्योंकि जूनी खलीफत भैया टाउन में आ चुका है। और ये जूनी खलीफत रियल मैड्रिड में, या फिर हमारे पापा पेरेस का कितना खास आदमी है, 2-3 एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जूड बेलिंघम के ऊपर एक बातचीत हुआ था। जूड बेलिंघम का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया था एक टाइम पे। कहने की रियल मैड्रिड जूड बेलिंघम को छोड़ने का बात कर रहा था कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जूनी खलीफत वहां पे आके प्रेशराइज करते नहीं, भैया इस प्लेयर को लेके आना होगा, एंड जूड बेलिंघम को हम लेके आते।
अब देखो जूड बिलिंगहम क्या कर रहा है। अब जूड बिलिंगहम सिर्फ प्लेयर नहीं, बंदा एजेंट बन चुका है। ट्रेंड के लिए तो वही एजेंट का काम कर दिया। उसके बाद आप लोगों को शायद याद है जब एएक्स में डिलीट खेलता था, पापा पेरेस बहुत ज्यादा मोटिवेट थे डिलीट को साइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कलाफत भाई साहब आते हैं और बोलते नहीं, इधर मिलितो को साइन करना चाहिए हम लोगों को, इधर मिलितो का फ्यूचर डिलीट से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो भैया इधर मिलितो आते हैं। इधर मिलितो आने के बाद आप देखियो अब बंदे का 1-2 ACL हो चुका है। ACL तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इधर मिलितो का कहना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मदद में काफी काबिल तारीफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीजें मैंने आपको पहले मेंशन किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है उनमें भी इस बंदे का बहुत ज्यादा हाथ रहता है। मतलब सिंपल चीज क्या बताए, सारे प्लेयर्स का डोर इसके कंट्रोल में है। सारे प्लेयर्स से ये बंदा मक्खन रिलेशन बना के रखता है, तो रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप बंदे ने बहुत मक्खन बनाया है। तो ये रहा स्टोरी जूनी कलफत का। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल देता हूं, मैंने 1-1.5 साल से मैं ये सुन रहा हूं ट्विटर पे कि जूनी कलफत जो है वो हालैंड के जो पिताजी है, उनके जो फादर है, उनके साथ भी अच्छा रिलेशन है। और पिछले 1-1.5 साल से जूनी कलफत हालैंड के फादर के साथ रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जब पेप नहीं रहेगा सिटी में 1-2 साल बाद, तो अगर हालैंड मस्जिद आ जाए तो भैया सरप्राइज मत होना, इसका बिल्डअप बहुत सालों से चल रहा है। तो ये है स्टोरी जूनी खलीफत का, कैसे वो रियल मैड्रिड को पिछले 12-13 साल में एक पावर हाउस बना दी है। स्काउटिंग डिपार्टमेंट में छोटे छोटे प्लेयर को हम लोग लेके आते और उसको बड़ा करते। इसके ऊपर क्रेडिट हम लोग को मैनेजर को देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, प्लेयर्स को देते हैं, ब्ला ब्ला। लेकिन इस वीडियो से मैं थोड़ा मैसेज देने की कोशिश किया कि ये सारे लोगों के साथ एक ऐसा भी बंदा है जो अंधकार में बैठ के पीछे से अपना इफेक्ट छोड़ते हैं और रियल मैड्रिड को उस लेवल पे लेके जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।